हेलो बच्चों, मैं हूं एस.एन. राय सर, फिजिक्स वाले। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर का है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग एक कंप्लीट सिलेबस का एक हल्का सा रिवीजन करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। और क्वेश्चन थोड़ा सा हम फास्ट रहेंगे और क्वेश्चन तेज बोलेंगे। क्वेश्चन को आपको पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, समझेंगे आराम से, बट क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और आई थिंक ये डिस्कस करने के लायक नहीं है, फिर भी ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई? एंगुलर मोमेंटम जो है, पहला क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम देखिए, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। mvr परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, और ये जो पोजीशन वेक्टर होता है किसी पार्टिकल का, r क्रॉस p से डिफाइन करते हैं। फिलहाल डायमेंशनली देखा जाए तो मास, वेलोसिटी lt -1 और डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो या कोई सा भी हो, l होगा, तो ये आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तुरंत फटाफट। A body is moving according to the equation x is equal to at plus bt square. x पोजीशन है, at plus bt स्क्वायर माइनस ct स्क्वायर। पोजीशन टाइम रिलेशन है जहाँ पे abc कांस्टेंट है, t टाइम है, ठीक है। इसमें देखिए पूछा है x डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, ठीक है, बाकी एबीसी कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन, अब तो बॉडी क्या होता है देखिए, बेसिक पे चलते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए वेलोसिटी निकालते हैं पोजीशन के टाइम रेट से डिफरेंशिएट करके, एक्सीलरेशन निकालते हैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पहले वेलोसिटी तो निकालें, dx/dt क्या होगा। अब देखिए, एक पावर का डिफरेंशिएशन करने पे पावर 0 हो जाएगा, 2 होगा तो 1 हो जाएगा, 3 होगा तो 2 हो जाएगा, एक एक पावर कम होता जाएगा। अब देखिए, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरी बार जब करेंगे तो 2 पावर कम होगा, तो इसका बचना मुश्किल है, ठीक है। एक बार में तो देखिए a हो जाएगा, और ये t स्क्वायर का 2t होता है, ये आ जाएगा, -2ct हो जाएगा। और दोबारा जब एक्सीलरेशन निकालने आप चलेंगे dv/dt, तो ये a जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और 2b और t का पावर 1 हो जाएगा, मिला 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा ये, और -2c, ठीक है। तो 2b - 2c आंसर होगा अपने पास, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे पावर क्या था, यहाँ पे पावर हमने 2 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो पैटर्न इस पे आएगा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट बचेगा, ठीक है। अगला आते हैं, इसके वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस जो दिया हुआ है वो वी दिया हुआ एक सिंबल है। इसके वेलोसिटी सेम बॉडी का हाइट इक्वल टू 7r फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसके वेलोसिटी क्या होगा, आते हैं इसके वेलोसिटी के फॉर्मूले पे आते हैं। तो किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे, ठीक है, अगर हम बात करें इसके वेलोसिटी जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए ये मान लीजिए कोई भी प्लेनेट है, अर्थ है सपोज, यहाँ पे अर्थ की ही बात की जा रही है, तो इसके सरफेस पे और एच हाइट पे बात करें, यहाँ पे इसके वेलोसिटी के बारे में बात किया गया है कि क्या होगा, और सरफेस पे v दिया हुआ है। जनरल हाइट पे जो फॉर्मूला है v डैश का, वो होता है √2g कैपिटल M is the mass of the planet upon small r, that is r plus h। अब देखिए h हाइट पर पूछा गया है, और h जब 0 करेंगे सरफेस पे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा √2g m अपॉन कैपिटल R, ये सरफेस पे है। और हाइट जो दिया हुआ है 7r, तो यहाँ पे जो v हो जाएगा, डैश जो लिखा है, √2gm अपॉन, देखिए h प्लस r है तो 7 + 1 8r हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 8
अगर देखा जाए, ये चीज़ इतना हिस्सा देखा जाए तो ये वी है और अंडर रूट 8 मीन्स 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा फास्ट करने की हैबिट डेवलप करना पड़ेगा कि 2gm अंडर रूट जो है ये कॉमन रहेगा, तो ये अंडर रूट में जो सेंटर से डिस्टेंस है सरफेस के लिए रेडियस और हाइट यहाँ से जो सरफेस से दिया था सेंटर से लेंगे आर ऐड हो गया, इसके अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे रीड करते हैं। 2 raindrops falling through air have radii in the ratio 1:2. They will have terminal velocity in the ratio what? तरह की क्या टर्मिनल स्पीड होगी, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं यहाँ पे कि जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है किसी गिवन फ्लूइड में, विस्कस फ्लूइड में, विस्कोसिटी जिसकी गिवन फ्लूइड के लिए वही रहेगी, स्क्वायर ऑफ रेडियस होता है। ठीक, टर्मिनल वेलोसिटी का जो रेशियो होगा, अगर रेडियस का रेशियो 1:2 है तो इसका स्क्वायरिंग होते हुए 1:4 हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या भाई कुछ खास है क्या। तो कह रहा है कि ऑन सेल्सियस सेंटीग्रेड, मतलब सेल्सियस स्केल है भाई, द टेम्परेचर जो दिया हुआ है इसमें, किसी चीज़ का बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस स्केल पे 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ये देखिए क्या है, टेक्निकल चीज़ है और टेक्निक है, होना चाहिए आपके पास तभी जल्दी बनेगा। तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में जनरली रिलेशन तो हम सबको पता है, बट अगर ये देखा जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस का जो चेंज है 1.8 फ़ारेनहाइट स्केल पे ये होता है चेंज। लिख रहे हैं जो चेंज है। अब देखिए फ़ारेनहाइट में चेंज आपको पूछा गया है, तो डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो रहा है, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में चेंज मतलब 30 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो बात कर रहा था। ठीक है, तो ये सेल्सियस 1 डिग्री पे इतना है तो कितना हो जाएगा, ये 54 फ़ारेनहाइट डायरेक्टली लगा दिया। 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज तो 1.8 फ़ारेनहाइट ज़्यादा आया, ज़्यादा 1.8 टाइम्स है, तो 30 पे 54 ओवरली बना लिया। ठीक है, केल्विन में अगर पूछा होता तो चेंज केल्विन में और सेल्सियस में सेम होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेफ्रिजरेटर विद कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का, ठीक है, COP फॉर रेफ्रिजरेटर जो होता है, आप कोई भी सिंबल यूज करते हो कोई मैटर नहीं करता है, COP लिख दिया हमने। ये होता है QL/W। QL क्या चीज़ है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक, लो टेम्परेचर TL, और W इज द वर्क डन ऑन द सब्सटेंसेस जो रहेगा उसमें जो यूज होता है। ठीक है, तो ये वर्क डन है जो रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर वर्क करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये अगर देखा जाए तो जो QH होगा वो W प्लस QL होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1/3 दिया हुआ है और कह रहा है कि रिलीजेस 200 जूल ऑफ हीट टू ए हॉट रिजर्वायर। देखिए ये दिया हुआ है 200 जूल। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, यानी W के क्वेश्चन में। ठीक है, यानी हमें QL चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको QL को हटा देंगे। 200 जूल है और माइनस W अपान ये W अपनी रिक्वायरमेंट में है। इसको आप देखिए क्रॉस कर सकते हैं। आप जैसे इसको सॉल्व करें, ये अपना स्टेपिंग है, आप कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। 1 इधर आके ऐड कर देंगे तो 4/3 200/W, यहाँ कट पिट कर सकते हैं।
W देख रहे हैं 150 जूल आता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन अपना, कैलकुलेशन अपना भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट में, अब SHM का क्वेश्चन है। ए बॉडी परफॉर्म्स SHM विद एन एम्पलीट्यूड A एट डिस्टेंस a/√2 फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये पूछा गया है कि रिलेशन बताना है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में। ऑप्शंस है कि दोनों इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का हाफ होगा, या काइनेटिक √2 टाइम्स पोटेंशियल होगा, या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का √2 होगा। ठीक है, ये पोजीशन है a/√2 पे। यहाँ पे डिस्कशन करना है हमें SHM में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखिए SHM में आ गए हम, तो SHM में काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, हाफ mv का जो फॉर्मूला होता है उसको स्क्वायर करते हुए अगर देखें ये होता है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ k m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में x इज द पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। यहाँ x दिया हुआ a/√2। आप देखिए यहाँ पे ये m ओमेगा स्क्वायर k ही है, a स्क्वायर माइनस a/√2 अगर x की जगह पे रखते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ देख रहा है ये, a²/2 बचेगा, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे x के जगह a²/2 आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है, बाकी सब कॉमन है। ये काइनेटिक और पोटेंशियल की एनर्जी दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। ऑप्शन रहता है करेक्ट अपने पास। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अ वेव मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन y = a sin kx - ओमेगा। ये इक्वेशन ऑफ वेव दिया हुआ है, y = a sin kx - ओमेगा t। अब इसमें देखिए वेव का इक्वेशन है, पॉजिटिव x में ट्रेवलिंग वेव है। पूछा क्या गया, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू द वेव वेलोसिटी। अब देखिए क्वेश्चन हैंडलिंग है, बस फॉर्मूले से हैंडलिंग है। पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, जैसा हमने SHM में पढ़ा है, मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा होती है। ठीक है, वही यहाँ पे भी होगा a ओमेगा। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ जो वेव है, वेव वेलोसिटी, दिस इज ω/k। यही ओमेगा, यही x का कोफिशिएंट k। इसका रेशियो निकालना है, ओमेगा नो डाउट कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये जो रेशियो आ जाएगा आपका a/1/k मतलब 1k। इसमें ऑप्शंस है यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, अगले वाले पे। साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना। देखिए बहुत हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके और रिवाइज करना है, और इस स्टेज पे हमें फॉर्मूले की जानकारी पूरी होनी चाहिए। अब देखिए डॉपलर्स इफेक्ट में अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होता है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, इतना कॉमन रहेगा हर जगह। ठीक है, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला प्लस माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी प्लस माइनस सोर्स की वेलोसिटी, और ये साउंड की वेलोसिटी है, ये साउंड सोर्स की है। ऊपर नीचे रिलेटिव वेलोसिटी लिखे गए, और ये जानते हैं कि फॉर्मूला यूज करते समय V और Vs must be taken along the line joining the source and observer. Velocity of sound is always taken from sound source to observer, जहाँ भी ऑब्जर्वर हो। प्लस माइनस अकॉर्डिंगली, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आएगा तो डिफरेंस का साइन लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन होगा एडिशन का होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। F इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये एक सिंगल फॉर्मूले से हमारा सारा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट में है, मतलब VO गायब हो गया। अब देखिए सोर्स मूव कर रहा है, उसकी तरफ अप्रोच कर रहा हुआ केस है। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड का 1/10 कोई होगा साउंड सोर्स, हॉर्न बजाते हुए चल रहा है भाई। ये चल रहा है अपनी वेलोसिटी से, जो Vs है वो साउंड के 1/10 वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब ये पूछा है रेशियो ऑफ एपरेंट टू रियल। अब देखिए एपरेंट वर्सेस रियल, मतलब हमसे ये पूछा गया है
पहले इसको माइनस कर लें। हमारा आंसर ये है बी। अब देखो बी होता है नहीं, वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया, बस ये तो जीरो पे आ गया बी। अब देखिए सोर्स ये रहा, ऑब्जर्वर ये है, तो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ वेलोसिटी ऑफ साउंड है और सोर्स की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगता हुआ नजर आ रहा है। तो बस कुछ करना है क्या है, v माइनस 10, v तो कैंसिल हो गया, 10 ऊपर गया, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहा अपना 10/9, हो सकता है 9/10 भी ऑप्शन में गलत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत तेज है और ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूले के बारे में बात हो रही है, तो वो चैप्टर एक तरह से टॉपिक रिवाइज हो रहा होगा इस मोमेंट पे फिलहाल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेंथ एल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल बी 0 इन द फॉलोइंग पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट। द लेंथ ऑफ ए बी वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है 4 मीटर और रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक, डायग्राम को बनाए जरा तो बात पता चले। देखिए पोटेंशियोमीटर की जो वर्किंग है उसमें अगर देखा जाए तो ये फिलहाल ये पोटेंशियोमीटर वायर है और बाकी यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है, फिगर बना हुआ है, बहुत मतलब इससे नहीं है और करंट भी दिखा रहा है 0.5 एम्पीयर का। अब देखते हैं कि क्या मतलब ये सर्किट है और यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग दिखाया जा रहा है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहाँ पे चल रहा है एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ए बी यहाँ पे कोई रियोस्टेट टाइप का लगा है, रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है। ए बी वायर है, लेंथ 4 मीटर। ठीक है, ए बी जो है वो 4 मीटर लेंथ का है और रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियोमीटर वायर का आई थिंक इसमें दिया है 10 ओम। देखिए हमने ब्रीफ कर दिया, क्वेश्चन भी कंप्लीट चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। अब ये कह रहा है कि ये नल रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे स्मॉल एल लेंथ पे, मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, बैलेंस है मामला। ठीक है, यहाँ पे जॉकी टच किया है तो नल पॉइंट आ रहा है। तो ये देखिए इसमें होता क्या है बेसिकली, फिलहाल निकालना क्या हमें, व्हाट वैल्यू ऑफ एल, एल निकालना है हमको। अब देखिए इसका एक प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जो ए और जे के क्रॉस वोल्टेज है ना, ठीक है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू स्मॉल एल होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है जी, तो जो भी पोटेंशियोमीटर के पूरे लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल आपने लगाया है और डिवाइडेड बाई द एंटायर लेंथ। मान लीजिए ए बी जो लेंथ है ये एल होता है, अगर सिंपल कैपिटल लेंथ ये होता है। ठीक है, तो देख लेंगे बाद में क्या है। अब ये बात देखिए, आप बहुत सिंपल सा थॉट देखिए, यहाँ पे करंट दिया हुआ है, ये करंट ऐसे आएगी, ये करंट इस तरीके से चली जाएगी, इधर रास्ता बंद है, बैलेंस है मामला। हम जानते हैं कि ये जो 2 वोल्ट का है ये इसके क्रॉस बैलेंस है। ठीक है, मतलब कि एजे जो है वो 2 वोल्ट है, ये क्लियर कट लग रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, 2 वोल्ट रख दिया। के की वैल्यू क्या है ए बी पे, अब देखिए 0.5 एम्पीयर की करंट जा रही है पूरे ए बी में और रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो वोल्टेज कितना आपने ए बी पे अप्लाई किया, V इक्वल टू IR होता है भाई। I 0.5 रेजिस्टेंस इज 10 ओम, VAB है और डिवाइडेड बाय लेंथ इज 4, यही अकेला बचा। देखो कितना सिंपल है, ये कितना आ गया 4 to 8 हो गया और 8 डिवाइडेड बाय 5 इतना मीटर आएगा, मतलब कि आ गया आपका 1.6 मीटर आई थिंक। ठीक है, बिल्कुल सही है। और देखिए बिल्कुल बेसिक है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यही है, जहाँ भी नल पॉइंट आपको मिला उस लेंथ के क्रॉस जो वोल्टेज आपने लगाया, ठीक है, यहाँ से बैलेंस हो गया बैटरी का, 2 वोल्ट आ गया। अब बात इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें। अब प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एसिलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। ठीक है, एक ही यूनिफॉर्म फिलिजन में, ठीक है, एसिलेट करके एंट्री करा रही है इनका विद देयर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर पास। कौन कौन है भाई, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है, उनको ना पोटेंशियल डिफरेंस से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर दिया, एनर्जी गेन किया, स्पीड गेन किया होगा, उसके बाद एंट्री दे दिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये हमको पता है इसकी थ्योरी, जब किसी भी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और परपेंडिकुलर जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा तो वो एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। ठीक है,
उसका रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है सर्कल का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला है अपने पास, डिफरेंट फॉर्मेट्स के होते हैं, कौन सा यूज करेंगे ये हमारा ये डिसीजन यहीं पे एक्शन लेना होता है। R इजिकल टू एम बी बाई क्यू बी, ठीक है। मोमेंटम है ये P अपान क्यू बी, मोमेंटम होता है काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर बाई 2m के थ्रू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपान क्यू बी। अब देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है, तो किसी चार्ज को की पोटेंशियल V से एक्सीलरेट कर देंगे, ये रेडियस का फॉर्मूला बनेगा आपका, ठीक है। अंडर रूट में 2 मास क्यू भी करेंगे तो अंडर रूट की ऊपर वाला कट के यहाँ पे आ जाएगा, अंडर रूट में क्यू, ठीक। V को बाहर कर दिया, यहाँ पे एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल रह गया। अब देखिए यहाँ पे नाम लिया गया एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का, तो हम फॉर्मेट कौन सा लगाएंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस में लगाएंगे, ठीक। कोई भी लगा दो, आओगे वहीं घूम। देखो एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, प्रोटॉन जो भी है, चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। अब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल सेम है, ये फैक्टर ही है, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल चल रहा है, अंडर रूट ऑफ मास अपान चार्ज का रेशियो। क्वेश्चन क्या है, तो प्रोटॉन है और अल्फा है, उनका रेशियो बताना रेडियस का, प्रोटॉन वर्सेस अल्फा है। तो प्रोटॉन वर्सेस अल्फा है, तो देखिए जल्दी बनाने की कोशिश करनी है टेक्निक के थ्रू। अंडर रूट में ही मामला है, मास का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल का जानते हैं 4m होता है, लेकिन अंडर रूट में चार्ज का इन्वर्सली है, मतलब अगर प्रोटॉन का चार्ज की हुए तो इसका डबल होता है, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए 1:2 क्या है, √2। इसमें देखते हैं कि ऑप्शंस है, बिल्कुल है, 1:√2 है, बाकी और भी ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें। इसका रिवर्स भी है, 1:2 भी है, 1:4 भी है। अगर मान लीजिए इसमें ये कहा होता कि दोनों को एक ही मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया, एक ही मोमेंटम से एंट्री मार रहे हैं, तो चार्ज की इनवर्स रेशियो हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी फील्ड कॉमन फॉर बोथ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, कह रहा कि दो मैग्नेट बनाया है इन्होंने, इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट्स मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। बाकी मैग्नेटिक मोमेंट तो डायरेक्शनल क्वांटिटी है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन होता है। ये कुछ दिखाया है डायग्राम में, शो करना पड़ेगा। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट को पूछा है, नहीं है मतलब कि दिया है m है, वो भी m है, दोनों मैग्नेट का भी m है, मैग्नीट्यूड वाइज तीनों सेम है। तो कह रहा है कि इसमें एक एंगल दिया हुआ है, वो बता दो कितना। तो इसमें हम पहले डायग्राम तो बनाए, तब सॉल्व करेंगे कि क्या है। तो दो मैग्नेट बना है, उसका साउथ नॉर्थ पोल को जरा क्लियर करो आप। तो देखो आप ऐसे बनाया है, आप यहाँ पे देखिए, बनाने से ऐसे सिर्फ नहीं होता है, आप देखिए कि कौन सा पोल कहाँ पे है। ये देखिए, ये साउथ, इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ, ये नॉर्थ है। कह रहा है कि ये जो अल्फा एंगल है ना, वो कितना होना चाहिए, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका भी m है। तो कह रहा है कि इसका नेट मैग्नेटिक जो मोमेंट है ना, वो भी वैल्यू वाइज m आ रहा है। अब देखिए ये दो जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे डील करते हैं, बिना वेक्टर एडिशन का रूल लगाए नहीं कर सकते हैं। इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इधर है, ये वेक्टर बना रहे हैं, इसका साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इधर है। अब पीछे मिलाएंगे तो दो वेक्टर के बीच का एंगल जो दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाता। अब ये कह रहा है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका मतलब यह है कि दो वेक्टर को जब ऐड किया है, ठीक है, जो तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड वही है। इसका मतलब कि तीन ही वेक्टर टोटल हुए, तो इक्विलेटरल ही बनना चाहिए, इक्विलेटरल बनना चाहिए ट्रायंगल शेप वाइज। अब देखो यहाँ पे एक वेक्टर है और यहाँ पे ये वेक्टर है, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट अगर इस तरीके से बना दें मान लीजिए, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये सारे अंदर में जो ज्योमेट्रिकल एंगल है 60 डिग्री है। तो ये बताओ आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कौन सा एंगल के बारे में बात किया गया है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन भी बात करें। ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है कि
ये अल्फा बताओ भाई हमको कि 60 डिग्री है, 90 है, 45 है, कि 30 है, 120 है, मान लो और भी हो। अब देखो ये एंगल दिया, लेकिन दो वेक्टर के बीच का एंगल हमारा डेफिनेशन करता है ये है। अब देखिए इन इस मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड किया तो ये इतना आएगा। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा है, ये अल्फा 60 डिग्री ये पूछा है, मतलब आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं? द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, सबको पता है किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स मतलब शेप, साइज, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यही डिपेंड करता है, और प्लस एक नेचर ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये कहा कि डिपेंड किस पर करता है, तो फैक्टर यही है, इनमें से ये सही है। ना ये चार्ज पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन में गलत है। ना पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। ना कि कौन सा मेटल यूज़ किया उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहा है कि एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, सस्पेंडेड है फ्रॉम सीलिंग बाई मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ मास कैपिटल है, मतलब रोप है। ठीक है, हैवी रोप है यूनिफॉर्म। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये हैवी रोप है कैपिटल एम मास का, ठीक है, और एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का। तो कह रहा है कि ब्लॉक जो स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाएगा या स्ट्रिंग ब्लॉक पे कितना लगाएगा। यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे टेंशन पूछ रहा है इसका, मतलब यहाँ से अगर हम कट करें इसका एफबीडी बनाए तो ब्लॉक का स्मॉल है, यहाँ पे टेंशन जो ऊपर है ये टेंशन स्ट्रिंग ब्लॉक पे लगा रही है, उसी का रिएक्शन ब्लॉक स्ट्रिंग के ऊपर लगाएगा इक्वल मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट। अब देखिए स्मॉल एम जी होगा आंसर टेंशन की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे टेंशन मतलब इस पॉइंट के नीचे अरेंजमेंट कोई एक्सीलरेटेड तो है नहीं, जो भी वेट होगा वही टेंशन होगा। अगर यहाँ पे कोई पूछता तो ये दोनों मास का सम इंटू जी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि इसमें थ्योरेटिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऑफ बॉडीज। पहले ही बात कर ले, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि कोलिजन जब हो रहा होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग कोलिजन हर केसेस में कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स में डिफॉर्मेशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर जब कोलिजन ओवर होता है, तो अगर इलास्टिक कोलिजन है, कम्प्लीटली इलास्टिक है, एक ही चीज़ है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ करती थी ड्यूरिंग कोलिजन वो रिकवर होके ट्रांसफॉर्म हो जाती है पूरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। इस वजह से इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि टोटल कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स की जस्ट बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी और जस्ट आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाती है। बट पूरी कोलिजन की घटना के दौरान ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो हुआ ही था, ठीक है, इसलिए कंजर्व नहीं कर सकते हैं कभी भी। इसमें इनकरेक्ट बोला गया है, बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग कोलिजन रिमेन्स कंजर्व, तो किसी भी टाइप के कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन जो कहेगा वो गलत स्टेटमेंट होगा, पहली बार। ठीक है, बाकी जो है सही लिखा है। लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी में चेंज, तो ठीक है, इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम चेंज हो सकता है, चेंज हो जाए। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स कंजर्व होता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि ए डिस्क ऑफ मास स्मॉल एम रेडियस स्मॉल आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m/2 स्टिक्स विद इट एट अ पॉइंट एट इट्स सेंटर, देन द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क विल बी ओमेगा रहेगा 2 ओमेगा, ओमेगा/3, ओमेगा/2। बहुत एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसे हम मिटा दें। अब देखिए डिस्क रोटेट कर रही है एक अपनी सेंट्रल एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर पास कर रही है, उसके अबाउट रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इससे रोटेट कर रही है ओमेगा से। ये डिस्क है, ठीक। अब कह रहा है कि यहाँ पे एक पार्टिकल अटैच हो गया है।
अब देखिए जब पार्टिकल अटैच हो जाएगा यहाँ पे m/2 का, अब बताओ जब वो जो अटैच हुआ है उसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस तो होगा नहीं। एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट कंजर्वेटेड, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे नहीं लग रहा है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है। अब बताओ ओमेगा क्यों चेंज होगा, तो ओमेगा विल रिमेन सेम, तो जो ओमेगा पहले था अटैच कर दो सेंटर में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ कहीं और ये किनारे पर अटैच किए होते या कहीं और तो जरूर आई ओमेगा का प्रोडक्ट बेसिकली क्या था, एंगुलर मोमेंटम होता है, ये कंजर्व था। तो आई नहीं बदला सिस्टम, इसलिए ओमेगा नहीं बदलने दिया, अगर बदलता तो ओमेगा जरूर बदलता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है A body of mass 2 kg is projected vertically upward with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 kg का ऑब्जेक्ट है, और इसको 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड। If the body rises to a height of 50 मीटर, यहाँ तक ही राइज किया, 15 मीटर तक राइज किया, मतलब इसके ऊपर नहीं गया, यानी वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन बताओ। अब देखो इसमें इसका मतलब एयर का रेजिस्टेंस का रोल है यहाँ पे। अब देखिए एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, ये होता है कि सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट और सिस्टम व्हाटएवर बी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। जिस पर लगाएंगे उसी की काइनेटिक एनर्जी का चेंज के बारे में बात करेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो mg लग रहा है, ठीक, और एक एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन हमसे पूछा ही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, कोई और होता तो यहाँ पे लाइन लगा के लिखे रहते हैं। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना, देखो राइट साइड सबसे आसान होता है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी नथिंग, इनिशियल हाफ m v स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, उधर -400 आ रहा है। अब देखिए mg का वर्क डन क्या होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर ऊपर गए हो तो -mgh, और अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहे हो, ठीक है, h डिस्टेंस प्लस mgh, परपेंडिकुलर चलोगे तो 0, बस 3 ही ऑप्शन होता है। तो mg का हम देखें, अगर ऊपर गया है मास 2, g की वैल्यू 10, ठीक है, ये माइनस में वर्क डन है, h 15 है, ये एयर रेजिस्टेंस को हमें छोड़ देना है, वर्क डन निकालना, इधर भी -400 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो इधर वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा 300। ठीक है, तो -100 आई थिंक आ रहा है शायद। ठीक है, तो -100 जूल इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन। इस टाइप का क्वेश्चन इट में पॉसिबल है, आ सकता है। A thermal neutron in a nuclear reactor has kinetic energy of about 0.01 electron volt. The de Broglie wavelength of neutron is, ठीक, अब क्या इसमें de Broglie wavelength न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की एनर्जी दिया है। न्यूट्रॉन को एक चार्ज तो है नहीं, इस पर न्यूट्रल होता है, एसिलेट तो कर नहीं पाओगे, थ्रो कर सकते हो एनर्जी से। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है स्पेशली फॉर न्यूट्रॉन, और ये जो लिख रहे हैं एंगस्ट्रॉम में, ये हमने फॉर्मूला लिखा है, आप रिवाइज कर लो। ये अंडर एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंगस्ट्रॉम में ये आएगा, हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है फॉर्मूला। अदरवाइज आप कैसे निकालते हैं, अदरवाइज एक ही ऑप्शन है, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जनरल फॉर्मूला जो बेस फॉर्मूला है λh/p से। ठीक है, अब आप जैसे उसको कन्वर्ट करो, आप मोमेंटम को कन्वर्ट करो एनर्जी के थ्रू, ठीक है, तो काफ़ी ये जल्दी चला जाता टास्क। अब देखिए ऐसे अगर चीज़ें आपको याद है तभी आप जल्दी जल्दी बना सकते हो। 0.01 मतलब 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। तो ये देखिए बाहर निकल के 10⁻1 आके ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, 2.86 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, ये आ गया
2.86 एंगस्ट्रॉम इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। अगर ऑप्शन देंगे तो इसकी ड्यूटी इसी में है, ठीक है। व्हेन प्रोटॉन नहीं है बल्कि ये फोटॉन है। व्हेन फोटॉन ऑफ एनर्जी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट falls on metallic surface of work function 2.8 electron volt, then what is the kinetic energy of emitted electrons are? ऑप्शन सुनना इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस क्वेश्चन की खासियत है कि इसमें ऑप्शंस की ज़्यादा रोल दिया गया है। एक तरह से क्वेश्चन में देखा जाए तो ये कह रहा है कि जो फोटॉन की एनर्जी है ना वो है आपका 3.8 इलेक्ट्रॉन। ये फोटॉन इस पे इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पे, जिसका वर्क फंक्शन है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दिया हुआ ऑप्शन है, करेक्ट कौन सा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट है, कि 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट है, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये चौथा में दिया है कि 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें देखिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन का, h फोटॉन की एनर्जी है वही E, ये W वर्क फंक्शन प्लस यहाँ पे जो पढ़ते हैं ना kmax होता है। This is the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons. ये for metal surface है क्योंकि W is defined for the surface electron only work function। तो जो emitted electrons की जो kinetic energy होती है उसका एक रेंज होता है, वो 0 से लेकर और kmax तक का होता है। ये फॉर्मूला तो बस kmax का है, अगर आप निकालोगे इसको आप 3.8 रखोगे तो वर्क फंक्शन 2.8 इधर ले आकर माइनस कर दो तो ये kmax आप निकाल रहे हो, सीधे है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये kmax नहीं कर रहे, काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, तो ये रेंज में बनेगा 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्वेश्चन इस पर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो 0 से लेकर और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेंज में बनेगा आंसर। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तब हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लगा रहे होते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन लगा रहे होते हैं, ठीक है। ये केयरफुल रहना इसमें। बाकी एक डायोड का है, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स बायस डायोड। देखिए इसके थॉट को हम बता रहे हैं बस, और ऑप्शन आप खुद क्लियर कर लोगे अगर हम बताते तो। जस्ट फॉर डिवीजन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाली बात है, ये सब पता है, ये रिवीजन टाइम चल रहा है। देखिए जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ये सीधा एक कॉन्सेप्ट फंडा याद रखना, जब भी ये ए ज़्यादा होगा बी से, मतलब ये पी साइड है और ये एन साइड है, तो ये फॉरवर्ड बायस बोलते हैं इसको, डायोड होगा और डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग। अगर डायोड आइडियल है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट बिहेवियर। और अगर ये कम है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। ओपन सर्किट बिहेवियर होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, सर्किट ब्रेक कर देगा। तो अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, जैसे मान लो हम अपने से ही ऑप्शन बना लें ऐसे। अब जैसे मान लीजिए कि ये -3 वोल्ट, ठीक है, और ये -2 वोल्ट है। कौन ज़्यादा है? -2 वोल्ट ज़्यादा है, -3 वोल्ट कम है काफ़ी, ठीक है। 1 वोल्ट ड्रॉप नीचे है इसमें। ये एक तरह से क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायस है, कंडक्ट करेगा। और मान लीजिए कि अगर ऐसा रहता, ये +1 वोल्ट है और ये +2 वोल्ट है, ये वोल्टेज ज़्यादा हो गया, ये वाला कम हो गया, ये रिवर्स बायस है। इस टाइप का ऑप्शन दिया रहता है। मतलब पी साइड ज़्यादा वोल्टेज पे होगा तब फॉरवर्ड होगा, कम पे होगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और ये क्वेश्चन है अपना, एक यूरेनियम 238 ठीक न्यूक्लियस एट रेस्ट में है, डिके करता है बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल इनटू ठीक है थोरियम 234। AIPMT 2014-15 में क्वेश्चन आया था, थ्योरेटिकल था, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। द स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द थोरियम न्यूक्लियस आर इन द अप्रॉक्सीमेट रेशियो। ठीक, अब देखिए इसमें अल्फा डीके का मैटर है, तो अल्फा डीके में ये खुद बता ही रहा है, न्यूक्लियस पहले क्या था, रेस्ट में था। तो यूरेनियम जो था 238 ये रेस्ट में था, तो जब ये ब्रेक करेगा अल्फा पार्टिकल में, मतलब हीलियम Hc24 और थोरियम में 234, अब क्या होगा देखिए, ये मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर जिधर थोरियम जाएगा उसका उल्टा अल्फा पार्टिकल जाएगा, इसको अल्फा हम बोल रहे हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन के वजह से अगर ये देखा जाए काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो p²/2m लगा दे, तो ये जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है अल्फा का इधर जाना सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम से, और थोरियम का उल्टा जाना सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम से जाएगा। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी की जो शेयर होगा वो मास के इनवर्स रेशियो में है। ठीक है, और मास नंबर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये रेशियो पूछ रहा था शायद, स्पीड का ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड थोरियम न्यूक्लियस आर इन द रेशियो। ठीक है, स्पीड्स का बात कर रहा है अल्फा पार्टिकल का। स्पीड का मैटर अगर आएगा तो मोमेंटम क्या है भाई, सेम है, अभी बोल रहे हैं। तो मास ऑफ अल्फा और वेलोसिटी ऑफ अल्फा का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड बाय मास ऑफ थोरियम और वेलोसिटी ऑफ थोरियम। ठीक है, तो अल्फा वर्सेस थोरियम की जो वेलोसिटी होगी वो मास ऑफ थोरियम वर्सेस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेशियो हिसाब किताब में बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, तो थोरियम का है 234 भाई, और इसका है 4, तो 234/4 देखिए 5 से जा रहा है, और उसके बाद लगभग ये बोला गया है कि लगभग तो ये आ रहा है रेशियो 58:1 आएगा, और एक ऑप्शन 1:58। ये तो हो ही नहीं सकता है कि उल्टा रेशियो, कम मास वाला ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर जाएगा। ऐसे भी देखो मोमेंटम का वैल्यू सेम है, तो कम मास वाला ज्यादा स्पीड से जाएगा, ऑब्वियस देख रहा साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल। अब नेक्स्ट पे आ जाए, एक current carrying wire, if a current through wire of infinite length is decreasing then the induced current in the conducting loop एक given बनाया है, करेक्ट डायरेक्शन बताओ भाई। करेक्ट, ये तो बहुत सिंपल है, इट इज द बेसिकली बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आते हैं अभी, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, करंट है, बट ये डिक्रीजिंग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे एक लूप बना दिया भाई। फर्क इसमें बताओ, ये कंडक्टिंग लूप में करंट इंड्यूस होगी। ठीक है, तो कैसे, क्लॉकवाइज सेंस की एंटी क्लॉकवाइज। देखिए सीधी बात है, पहली बात इस वायर की वजह से जो है राइट हैंड रूल से देखे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस आ रहा है, लेकिन चूंकि करंट टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस वाला डिक्रीज कर रहा होगा। क्या करता है लेंजेस लॉ, कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कंडक्टिंग लूप से चेंज हो रही है, ठीक है, तो उस चेंज का, ठीक है, अगर फ्लक्स से चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उस चेंज का अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट आती है। अगर ये डिक्रीज इन फ्लक्स होगा तो उसको सपोर्ट करेगी और उसी डायरेक्शन का फ्लक्स फील्ड अपना प्रोड्यूस करेगी, और अगर, ठीक है, उसी डायरेक्शन का करेगी ताकि सपोर्ट करे डिक्रीजिंग को। ठीक, और अगर इंक्रीज कर रहा होगा फ्लक्स तो उसको डिक्रीज कराने के लिए उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग है तो फ्लक्स इज आल्सो डिक्रीजिंग थ्रू दिस कंडक्टिंग लूप जो दिया है, इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए अपना फ्लक्स बी फील्ड इसी तरीके से क्रिएट करेगा, दैट इज क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा। और बहुत हम लोगों ने अच्छा काम कर लिया इसमें। अब आते हैं एक और चीज पे, बस इन यंग्स
double slit experiment that the intensity at a point where the part difference is lambda by 6 is I. जहाँ पे पार्ट डिफरेंस है दो इंटरफेरिंग लाइट बीम्स के बीच में लैम्डा बाई 6 का, तो वहाँ पे इंटेंसिटी आई है और कह रहा है कि इफ आई नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी रिजल्टेंट की, तो आई अपन आई नॉट का रेशियो बता दो भाई। अब देखिए एक जनरल फॉर्मूला है अपने पास, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस हाफ बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसको ये कह रहा है कि आई है और इसको बोल रहा है कि आई नॉट है, और कह रहा है कि पार्ट डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में भाई एक कनेक्शन पड़ा होगा, तो ये फेज डिफरेंस क्यों ना निकाले, यहाँ पे रख देंगे 2 पाई बाई लेमडा और लेमडा बाई 6 दिया हुआ है, तो ये कट दिया, तो 5/2 ही ना डायरेक्ट रख दें भाई, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, यहाँ रखेंगे तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है क्या होती है भाई, रूट 3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/√3 हो गया, 2 का 4। ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ ऐसा खास नहीं नजर आया, ठीक है। और रिवीजन चल रहा है हम लोग का, रेशियो आ गया, ठीक है, आई और आई नॉट का 3/4। एक लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। फिगर कर रहा है कि एक शो कर रहे हैं हम, और आइसो स्केल ट्रायंगल है, दो एंगल 45 डिग्री हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक दिखा रहा है, वो बताओ ए बी सरफेस पे, फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे थ्रू द डायगोनल फेस AC गोज अनडेविएटेड, अनडेविएटेड निकल गए बस। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसो स्केल से मतलब ये सब एंगल दोनों 45 हो गया, इसका 1.414 दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस का बारे में बात कर रहा है, और यहाँ से कर अनडेविएटेड ऐसे निकल गई दूसरे वाले से, मतलब गई होगी तो सीधे, यानी नॉर्मल जाएगी तभी तो सीधे निकलेगी, नहीं तो फिर क्या मतलब, इसका मतलब ये 90 डिग्री गिरेगी तभी अनडेविएटेड जाएगी, नहीं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, डेंसर से रेयर जाएगी। तो अब देखिए ये 90 है, ये 45 है, तो यहाँ पे ये देखिए ये एंगल भी 45 हुआ होगा, या इसमें इसका लगा देंगे तो 1 × sin I = म्यू, मतलब 1.414, यह है क्या, इसको उठा दो, √2 होता है, और साइन ऑफ 45 डिग्री, यह साइन 45 1/√2 कैंसिल हो गया, तो साइन I की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। ऑप्शन देखें 0, 30, 45, 90 डिग्री ग्रेजिंग इंसिडेंस लिखा हुआ है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक रहने देते हैं, और फिक्स नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम लोग इसी तरीके का मिक्स क्वेश्चन लेकर, फुल सिलेबस का 11th एंड 12th, और जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वही डिस्कस करेंगे, ना कि सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, और उसके साथ साथ ब्रीफ थ्योरी का डील होता रहेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब में जाकर सर्च करें एसेंशियल, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।